हाय एवरीवन, आई एम संदेश यादव। जैसा कि आप लोगों को पता, आज हम लोग कृषि जंतु विज्ञान की महामैराथन क्लास में ज्वाइन होकर बोर्ड एग्जाम की अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाएंगे। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप लोगों ने डिस्कस कर लिया होगा, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उसको समझाया था। तो फिर से सजीव और निर्जीव की मध्य की कड़ी को क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने कभी तक ऐसे नहीं पढ़े हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पादप और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर लिखिए। तो पादप और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर लिखिए। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में क्या होती है? कोशिका कला होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका कला होती है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रोटीन संश्लेषण कोशिका के किस कोशिकांग में होता है? तो कोशिका के राइबोसोम्स में होता है। किस में होता है? राइबोसोम्स होता है। डीएनए और आरएनए का पूरा नाम बताइए। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है? आरएनए का राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। अमीबा में संकुचनशील या कुंचनशील रिक्तिका का क्या कार्य है? तो जल का संतुलन को बनाए रखते हैं। क्या करते हैं? जल के संतुलन को बनाए रखती है। ओके। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। वयस्क स्केरिस की देह गुहा का नाम लिखिए। तो आवासीय देह गुहा। नर स्केरिस को कैसे पहचानेंगे? तो नर स्केरिस के पश्च छोर हुक की तरह मुड़ा होता है। अगर रखे केचुए का जंतु विज्ञानी नाम लिखा तो क्या बताओगे? फेरिटुमा फास्टमा होता है। क्या होता है? फेरिटुमा फास्टमा होता है। केचुए को किसान का मित्र क्यों कहते हैं? तो केचुआ भूमि में बिल बनाते समय नीचे की मिट्टी को ऊपर लाते हैं और वायु संचार को बढ़ाते हैं, इसीलिए हम लोग उसको क्या केचुए को किसान का मित्र कहते हैं। केचुए का पृष्ठलिंग क्या होता है? सीटी होता है। केचुए में कितनी जोड़ी शुक्रधानियां पाई जाती हैं? तो 4 जोड़ी, 6, 7, 8, 9 खंड में स्थित होते हैं। ओके। उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। 2 हानिकारक कीट कौन से? दीमक, टिड्डी होते हैं। मधुमक्खी में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? तो मुखांग पुष्पों का रस चूसने के लिए उपयोग किए जाते हैं। घरेलू मक्खी का प्राणी वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कि मस्का नोबिला। मस्का नोबिला होता है। तो सामाजिक कीटों के नाम लिखिए। मधुमक्खी और दीमक होते हैं। कृषि के लिए तो लाभदायक कीट कौन से होता है? कि पक्षी, नीलकंठ और मोर। मोर का पावोक्रिस्टस होता है। कि नीलकंठ का कैरकेसिया विनलेलिस होता है। इसके बाद अब जो क्वेश्चन को घुमा दिया गया वही क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय पक्षी का नाम विज्ञानी ने पूछेगा तो पावोक्रिस्टस होता मोर का। दूध ग्रंथियां किन जंतुओं के समूह में पाई जाती हैं? स्तनों में या स्तनभर के जंतुओं में। किसी उड़ने वाले स्तनधारी प्राणी का नाम बताए? चमगादड़ होता है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने वाला कौन सा एंजाइम होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टेन में बदलता है। किसमें बदलता है? पेप्टेन में बदलता है। स्तनधारी वर्ग के जंतुओं में श्वसन में मिलने वाले श्वसन अंगों के नाम बताए तो आप क्या बताओगे? रखे मुख्य श्वसन अंग फेफड़े होते हैं, जो नासा मार्ग, नासा गुहा, ग्रसनी, ग्रुससर और श्वास नली की शाखाओं एवं उपशाखाओं फेफड़ों तक वायु में लाने वाले जाने में सहायक होती हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन का क्या महत्व है? तो ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन का संवहन करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन का संवहन करते हैं। उसके बाद हमारा है श्वेत रुधिर कणिकाओं को शरीर में क्या भूमिका है? तो श्वेत रुधिर कणिकाएं रोगाणुओं का क्षरण करके प्रतिरक्षी संश्लेषण करके शरीर की सुरक्षा करते हैं। श्वेत रुधिर कण को भक्षाणु क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कहता है अन्य हानिकारक पदार्थों को भक्षण करती हैं। भक्षण मतलब नष्ट कर देती हैं, इसलिए इनके क्या था? भक्षाणु कहा जाता है। स्तनी जंतुओं की दांतों की क्या विशेषता होती है? ये क्या होते हैं? विषदंती, गर्दंती होते हैं। कृषि के महत्व में अकेशेरुकी पीड़क जंतु के वैज्ञानिक नाम तो टिड्डी सिस्टोर्स का होता है। दिमक का ओडोंटोटर्मिस। टिड्डी का होता है सिस्टोर्स का, दिमक का ओडोंटोटर्मिस होता है। ओके। उसके बाद पुरुष और स्त्री में किस प्रकार का लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? तो पुरुष में XY, स्त्री में XX होता है। पुरुष में XY होते हैं, स्त्री में X होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? जनन कोशिका में होता है। किसमें होता है? जनन कोशिका में होता है। उसके बाद
सजीव और निर्जीव में अंतर। तो इस सजीव का आकार निश्चित होता है, निर्जीव का अनिश्चित होता है। सजीवों में बाह्य तथा आंतरिक उद्दीपन होता है, निर्जीव में केवल वह उद्दीपन होता है। सजीवों में अनुकूलन की क्षमता होती है और इसमें अनुकूलन की क्षमता नहीं होती। सजीवों में उत्तेजनशीलता होती है, निर्जीवों में उत्तेजनशीलता नहीं होती। सजीवों में प्रजनन की क्षमता होती है, निर्जीवों में प्रजनन की क्षमता नहीं होती। सजीव में एक जीवन चक्र निश्चित होता है, निर्जीवों में कोई जीवन चक्र नहीं होता। ओके, सजीव की रचना जीवद्रव्य होती है, इसमें कोई रचना नहीं होती है। अब क्वेश्चन दो कितना इंपॉर्टेंट है, जीव द्रव्य के रासायनिक गुण का वर्णन करिए। यहाँ पे रासायनिक होते हैं, जैविक होते हैं, भौतिक होते हैं, तीनों आते हैं आपके पेपर में, तो हम तीनों का डिस्कस करेंगे। तो इसकी खोज सर्वप्रथम डुजार्डिन ने 1835 में की और इसे सारकोड नाम दिया गया। क्या 1835 में की और इसे क्या नाम दिया गया? सारकोड नाम दिया। पुरकंजे ने 1840 में इसे जैव द्रव्य कहा और वान मोल ने 1840 में इसका वर्णन किया जाता है। जीव द्रव्य में भौतिक गुण यह रंगहीन, चिपचिपा, जेलीनुमा, श्लेष्मी, लचीला, कणिका में पदार्थ होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। इसे 60 डिग्री से अधिक दाब पर इसका स्कंदन होता है। यह अपारदर्शी होता है। इसमें उत्तेजनशीलता की क्षमता पाई जाती है। यह साल जेल अवस्था में होता रहते हैं। जीव द्रव्य में अणु में ब्राउनिंग गति प्रदर्शित करते हैं। जीव द्रव्य स्थिर नहीं रहता, कोशिका में निरंतर घूमता रहता है। यह कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। उसके बाद हमारे रासायनिक गुण है। जीव द्रव्य जीवित अवस्था में रासायनिक विश्लेषण संभव नहीं होता है। जीव द्रव्य में एंजाइम, विटामिन, हार्मोन्स आदि पाए जाते हैं। यह एक ही जीव के सभी कोशिकाओं के समरूप नहीं होता है। जीव द्रव्य विशिष्ट तंत्रों में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जीव द्रव्य एक सुव्यवस्थित, नियमबद्ध एवं विशिष्ट संयोजन के रूप में होता है। जीव द्रव्य की सच में लगभग 40 तत्व होते हैं और जीव द्रव्य में अनेक जटिल यौगिकों का मिश्रण होता है। इसमें रासायनिक संगठन में 70 से 80% जल होता है, 12 से 15% हमारे कार्बोहाइड्रेट, 12 से 16% प्रोटीन पाई जाती है। जीव द्रव्य में विटामिन, एंजाइम, हार्मोन्स पाए जाते हैं और जीव द्रव्य के सभी जीवित तंत्र का निर्माण करते हैं। ओके, अब आगे हमारे जैविक गुण। जैविक गुण भी हैं। तो जीव द्रव्य में उपापचय, उत्तेजनशीलता, गति, वृद्धि, जनन आदि क्रिया होते हैं। तो उपापचय क्या होता है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो जीव द्रव्य में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं के सामूहिक रूप को उपापचय कहते हैं। क्या सामूहिक रूप को उपापचय कहते हैं। उत्तेजनशीलता क्या होते हैं? जीव द्रव्य वह तथा आंतरिक उद्दीपनों के प्रति क्रिया करता है। क्या करता है? उद्दीपन के प्रति क्रिया करता है, जिसे उत्तेजनशीलता कहते हैं। गति, जीव द्रव्य निरंतर स्थान परिवर्तन करता रहता है, इसी गति को जीव द्रव्य भ्रमण कहते हैं। वृद्धि, समस्त उपापचय क्रियाओं का अंतिम परिणाम वृद्धि होती है। जनन, न्यूक्लियोप्रोटीन्स के कारण जीव द्रव्य में जनन की विशिष्टता पाई जाती है। अब हम लोग टिप्पणी डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके सचित्र वर्णन कर रहे हैं, आप लोग डायग्राम अपनी कॉपी से देख लेना, आपको बस समझाने का पर्पस है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पर टिप्पणी आएगी तो आपको इस तरीके से लिखना है। इसकी खोज अल्टमान ने 1886 में की थी और नामकरण विड्डा ने 1887 में किया था। इसकी आकृति 2.5 से 0.52 आकार की विशिष्ट गोलाकार श्लेष्मी रचनाकार होती है। ये सभी जंतु वनस्पति कोशिका में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसका अभाव होता है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया परतों वाली भित्ति से बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की दो गुहाभित्त प्रोटीन युक्त अधरतल मैट्रिक्स बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में लगभग 65 से 75% प्रोटीन होती है, 25 से 30% फास्फोलिपिड्स होता है, 0.5% आरएनए होता है, सूक्ष्म मात्रा में डीएनए पाया जाता है। मैट्रिक्स राइबोसोम्स में क्या रहते हैं? बिखरे रहते हैं। अब अगर आपसे कोई कार्य पूछे माइटोकॉन्ड्रिया का तो क्या बताओगे आप? या कोशिका श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जागृह कहा जाता है। अब हमारा आ जाएगा राइबोसोम्स। इसकी खोज का श्रेय कैमिलो गाल्जी का है। इन्हीं के नाम पर इसका गाल्जी का नाम पड़ा दिया जाता है। यह अनेक झिल्लियों से बने थैली जैसी आकारों की मिलकर संरचना होते हैं। ये संरचना अनेक पदार्थ भरे रहते हैं, जिनमें प्रोटीन प्रमुख होते हैं। गाल्जी इकाई की इकाई कला 60 से 70 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। ये स्रावी रचनाएं होती हैं। इसके कार्य क्या होगी गाल्जी इकाई की? तो प्रोटीन का संगठन और वितरण ही संभवतः इसका मुख्य कार्य है।
पौधों में कोशिका विभाजन के समय इनकी कोशिका पट्ट का निर्माण करते हैं। पौधों में इनका कार्य कोशिका भित्ति को बनाना है। ठीक, अब आ जाए हमारा कोशिका कला। रॉबर्टसन ने 1959 के अनुसार कोशिका कला को 3 परतों से बना होता है। कोशिका कला जीव द्रव्य को घेरे रहते हैं। किसको घेरे रहते हैं? जीव द्रव्य को घेरे रहते हैं। इसके कार्य क्या क्या होता है? या एंडोसाइटोसिस द्वारा बाह्य पदार्थों को घेर कर इसका पाचन करती है। ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसीलिए को हम इतना कराते नहीं। ओके, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। अब राइबोसोम्स क्या है? कोशिका में अंतःप्रतः जलिका से चिपके हुए या कोशिका द्रव में स्वतंत्र अनेक सूक्ष्म कण होते हैं। इसमें 60% RNA 40% प्रोटीन होता है। राइबोसोम्स की संरचना अत्यंत जटिल होती है। कैसी होती है? जटिल होती है। राइबोसोम की खोज पेलाडे ने 1955 में की थी। यह 2 उप इकाइयों से बना होता है। बड़ी इकाई गुंबदाकार, छोटी इकाई टॉफी की तरह होती है। आयनों से अधिक होने पर राइबोसोम जुड़ जाते हैं। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम 70 से 80 प्रकार के आकार के होते हैं। ओके, 70 ऐसे प्रकार का छोटा होता है और 80 प्रकार का राइबोसोम्स बड़ा होता है। उसके बाद हमारा केंद्रक। क्या हमारा केंद्रक? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। यह लगभग सभी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। सभी कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है। यह विभिन्न प्रकार की संरचना जैसे गोलाकार, आकृति, अंडाकार का होता है। यह सजीवों की कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके चारों ओर दोहरी केंद्र की कला होती है। कौन सी होती है? केंद्र की कला होती है। जंतु कोशिका में द्रव के बीच में पाया जाता है। जीवित द्रव के अंतर्गत केंद्रिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? केंद्रिका पाई जाती है। उसके बाद इसका कार्य केंद्रक कोशिका को नियंत्रित करता है। केंद्रक क्या होता है? कोशिका को नियंत्रण का कार्य करता है। किसका करता है? नियंत्रण का कार्य करता है। ये टिप्पणी है जो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा आती है पेपर में, तो आपको सभी अगर न्यूक्लियोटाइड पर टिप्पणी लिखी। जीवित कोशिकाओं में RNA तथा DNA होता है। इनमें RNA DNA के न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। इनमें RNA DNA के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण निम्न 3 अणुओं से होता है। क्या? फास्फोरिक, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन बेस होते हैं। ये RNA और DNA होता है। प्यूरिन और पिरिमिडीन होते रहते हैं। और प्यूरिन RNA तरह DNA पाया जाता है। पिरिमिडीन जो होता है थायमिन तथा यूरोसिल होता रहते हैं। उसके DNA का वाटसन क्रिक का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा थोड़ा पता होंगे तो आप ज़्यादातर डिस्क्राइब करें। DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसका द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। यह एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसकी खोज वाटसन क्रिक ने की थी, जिसके लिए 1962 में मॉडल पुरस्कार तैयार किया, जिससे उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ये 2 न्यूक्लियोटाइड पॉलीश्रृंखलाओं से बने होते हैं। ये प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। ओके, अब आ जाए हमारे DNA और RNA में अंतर। DNA एक द्विकुंडलित संरचना है। RNA हमारी एकल कुंडलित संरचना होती है। इसमें थायमिन पाया जाता है और RNA में यूरोसिल पाया जाता है। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, इसमें राइबोज शर्करा होती है। इसमें स्वयं द्विगुणन की क्षमता होती है। इसमें DNA के अनुलेखन से बनता है। DNA का निर्माण RNA से होता है। RNA का निर्माण DNA का निर्माण RNA से नहीं होता है, जबकि RNA का निर्माण DNA से होता है। यह एक आनुवंशिक पदार्थ है और RNA एक आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। अब हमारे क्लासिफिकेशन आ जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो 1 में, 6 में, 12 में, 22 में पूछा गया, तो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ करा रहे आप लोग देखते हो कितनी बेहतर राइटिंग से, कितने अच्छे तरीके से सब चीज़ें नोट्स। जिस बच्चे को यहाँ की PDF चाहिए है, तुम्हारे 9369044421 पे आकर लेकर व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए आप संपर्क करके आप PDF ले सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कीचू का संघ एनिलीडा होता है। वर्ग ओलिगोकीटा होता है। गण ओपिस्थोफेरा होता है। वंशरथ फेरिटिमा फास्टमा होता है। यह एक नम कार्बनिक पदार्थ युक्त मिट्टी की बिल बनाकर रहता है। एक उभयलिंगी होता है। सीटी द्वारा प्रचलन होता है। मधुमक्खी तो मधुमक्खी का संघ आर्थ्रोपोडा होता है। उपसंघ मोंडिबुलेटा होता है। वर्ग कीट होता है। वंश एपिस होता है। जात इंडिका होती है। यह एक सामाजिक कीट है। इसमें 2 जोड़ी पंख होते हैं।
3 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। पूर्ण कायांतरण होता है, क्या होता है इसमें? पूर्ण कायांतरण होता है। ओके, उसके बाद रेशम कीट। तो रेशम कीट का किस संघ का? आर्थ्रोपोडा है। वर्ग कीट होता है, गण लेपिडोप्टेरा होता है और वंश बोम्बिक्स मोराइट है। इसमें संयुक्त नेत्र लंबी संघिकाएं होती हैं, 3 जोड़ी पाद पाए जाते हैं, इसमें पूर्ण कायांतरण होता है और रेशम से धागा प्राप्त होता है। अब कॉकरोच का, यहाँ पे आपके सन भी लिखे हैं जो कितनी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप समझ सकते हो कितना कंटेंट बेहतर हुआ है। चिमचट्टे का आर्थ्रोपोडा होता है कीट, और आर्थ्रोपटेरा पेरिप्लेंटा, तो पेरिप्लेंटा अमेरिकाना होता है, इसका पेरिप्लेंटा अमेरिकाना होता है। क्या होता है इसका? वाटिकन नाम पेरिप्लेंटा अमेरिकाना होता है। क्या होता है? अमेरिकाना होता है। ओके, इसके शरीर पर सिर बच्च उदर में बटा होता है, 3 जोड़ी संयुक्त पाद पाए जाते हैं, 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, अपूर्ण कायांतरण होता है। अब दीमक पे आ जाओ हम लोग। तो दीमक का वर्गीकरण संघ आर्थ्रोपोडा, उपसंघ मोंडिबुलेटा, वर्ग इंसेक्टा, गण आइसोपटेरा होता है और वंश ओडोंटोटर्मिस होती है और जाति क्या होती है? टर्मिस होती है। यह एक सामाजिक कीट होता है, नर मादा में 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। दीमक घरेलू सामग्री नाशक कीट है, इसमें बहुरूपता पाई जाती है। चूहे का वर्गीकरण किया। चूहा का संघ क्या होता है? कार्डेटा, वर्ग मेमेलिया, गण इंडोनेशिया, उपसर्ग यूथिपेरिया, वंश रेटस रेटस होता है। जाति क्या होती है? रेटस होती है। ये छोटे स्थलीय शाकाहारी जंतु होते हैं, भोजन को कुतर कुतर कर खाते हैं, इनमें काइनेस नहीं होता। आप समझ सकते हैं कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है और कितना अच्छे तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को सही की है। तो आप लोग क्लास को जरूर बच्चों को शेयर करना, क्योंकि कंटेंट में कोई कमी नहीं है और इतने अच्छे तरीके से कंटेंट बनाया गया है, तो आप समझ सकते हैं इतना इम्पॉर्टेंट कंटेंट है और अच्छे तरीके से बिल्कुल अपनी भाषा में सब चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं। तो संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया के लक्षण कहते हैं, इसके शरीर पर मध्य के गुहा पाया जाता है, जीवन में बहुरूपिता होती है, जंतुओं में संरचनात्मक और क्रियात्मक श्रम विभाजन स्पष्ट होता है, मुख के चारों ओर स्पर्शक पाए जाते हैं। अब संघ एनिलिडा के लक्षण बताइए। तो शरीर लंबा बेलनाकार क्रमिक रूप से द्विपार्श्विक होता है, देहगुहा पाई जाती है, प्रचलन सीटी द्वारा होता है, उत्सर्जन कुंडलित वृक्क द्वारा होता है और जंतु द्विलिंगी होता है। इसके बाद आर्थ्रोपोडा के चाल, सिर बच्च उदर में बटा होता है, सिर पर संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, रक्त पश्चतंत्र खुले प्रकार का होता है, एक लिंगी होते हैं, पूर्ण अपूर्ण कायांतरण होता है, उत्सर्जन में लिपिकी नलिकाओं द्वारा होता है। उसका पक्षी वर्ग के लक्षण हो जाके, तो पक्षी वर्ग में क्या क्या होता है कि हमारे पास में शरीर सिरबच्छ तथा पुच्छ में बटा होता है, त्वचा कोमल परों से ढकी होती है, जबड़े में दांत नहीं होते हैं और चोंच द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। ये समतापी होते हैं, हृदय 4 बेसमी होता है, दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है, अंडों पर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है, ये एक लिंगी अंडयुक्त तथा इन पर युक्त होते हैं। उसके बाद हमारा क्या स्तनधारी के लक्षण किसके हैं? स्तनधारी के लक्षण होते हैं। शरीर पर बाल पाए जाते हैं, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जबड़े में दांत पाए जाते हैं, ये समतापी होते हैं, हृदय 4 बेसमी होता है, दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है, वाह्यकर्ण पाया जाता है, ये जरायुज होते हैं, निषेचन आंतरिक होता है, स्तन ग्रंथियां मादा में से विकसित होता है। स्तन ग्रंथियां किससे होती है? मादा से विकसित होती हैं। उसके बाद हमारा आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रखिए संघ एनिलिडा के लक्षण, इस पर शरीर खंडहीन लंबा बेलनाकार होता है, सकरा दोनों सिरों से नुकीला होता है, आहार नाले एक सीधी नलिका के रूप में होते, दोनों सिरों पर मुख और गूदा स्थित होते हैं, जनन सुविकसित होता है, श्वसन तंत्र और प्रश्न तंत्र का अभाव पाया जाता है। कार्डेटा और नॉन कार्डेटा में अंतर, इसी को कहते हैं हम लोग कशेरुकी अशेरुकी में अंतर। इसमें दरारें पाई जाती हैं, कार्डेटा में, नॉन कार्डेटा में दरारें नहीं पाई जाती हैं, कार्डेटा में दरारें पाई जाती हैं। ये हृदय होता तो पृष्ठ तल पर होता है और इसमें क्या है अधर तल पर उपस्थित होता है। इसमें ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाया जाता है, इसमें क्लोम छिद्र नहीं पाए जाते हैं। ओके, 3 अंतर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब अगला क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं। तो सन 1758 में कैरोलस लिनियस, क्वेश्चन था द्विनाम पद्धति के जनक कौन था, कैरोलस लिनियस थे। इनका नामकरण प्रस्तुत किया। इन्हीं के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का प्रथम नाम वंश होता है, दूसरा नाम जाति होता है। जैसे मनुष्य का जंतु विज्ञान होमो स्पेनिस होता है, तो होमो उसका वंश होता है, जाति के नाम। तो जन का महत्व क्या है, तो अगर आपसे कोई महत्व पूछे तो आप क्या बताओगे, रखें कि विभिन्न जीवों को उनके लक्षणों में पाए जाने वाली समानताओं और असमानताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभक्त करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण का अपना अलग महत्व होता है, जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। वर्गीकरण से जंतुओं के अध्ययन में आसानी होती है, किसी भी जंतु विषय लक्षणों को जानकारी का आसान रहता है। उसके बाद क्या हमारे क्वेश्चन है, वर्गीकरण से जंतुओं के विकास का क्रम का ज्ञान प्राप्त होता है। वर्गीकरण से जंतुओं के जैव विकास का क्रम का ज्ञान होता है। वर्गीकरण से जंतुओं में अनुकूलता की क्षमता पाई जाती है। वर्गीकरण के माध्यम से जंतुओं के मध्य पारस्परिक संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। जंतु का वैज्ञानिक होमो सेपियंस होता है मनुष्य के। आपसे कोई मेढक का वर्गीकरण, तो राना संघ कार्डेटा होता है, वंश एम्बिफिलिया होता है, गढ़ यूचेरिया होता है, और वंश और जात राना टिग्रीना होते हैं। परिजीविता लिखिए, परिजीविता पर टिप्पणी लिखिए। तो परजीविता का मतलब क्या होता है, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन अन्य जीवित जंतु या पौधों से प्राप्त होते हैं परजीवी कहलाते हैं। ये बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी होते रखे। बाह्य परजीवी खटमल, मच्छर, प्रतिगण, अंतः अमीबा, एस्केरिस, फीताकृमि होती रखे। ठीक, परजीवी के पोषक पर निर्भर रहने को परजीविता कहते हैं। संकुचनशील रिक्तिका पर कार्य बताया रखे। ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से, अमीबा के सिर पर अगर संकुचनशील ना हो, प्रासरण नियंत्रण पर टिप्पणी लिखी। तो ये क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा गया है और क्वेश्चन आंसर एक ही होता है। अमीबा एक कोश की प्रोटोजोआ का जंतु है। अंतः प्रासरण के फलस्वरूप जंतु कोशिका में परासरित होता है। अमीबा संकुचनशील रिक्तिका द्वारा अधिक जल को शरीर के बाहर निकालता रहता है और इस क्रिया को ही जल का संतुलन कहते हैं। अब हमारा संकुचनशील रिक्तिका क्या है, तो संकुचनशील रिक्तिका एक निश्चित सीमा तक वृद्धि करके शरीर के पश्च भाग पर पहुंचकर फट जाती है। क्या करती है, पश्च भाग पर आकर क्या हो जाती है, फट जाती है और अधिक जल को त्याग देती है। संकुचनशील रिक्तिका के फट जाने के बाद नई रिक्तिका प्रारंभ होती है। कैसी, नई रिक्तिका प्रारंभ हो जाती है। संकुचनशील रिक्तिका न होने पर अमीबा में जल का संतुलन न होने पाने के कारण अमीबा फटकर नष्ट हो जाता है। ओके, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम की संरचना का सचित्र वर्णन करिए, कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पैरामीशियम से सामान्यतः स्लीपर जंतु भी क्या होता है, क्योंकि लेडीज के चप्पल के आकार का होता है। ये जंतु 0.3 मिलीमीटर लंबा होता है, प्रोटोजोआ का जंतु होता है। पैरामीशियम में रोमाभ पाया जाता है और रोमाभ द्वारा गमन प्रचलन होता है। इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। पहला गुरु केंद्रक जो बड़ा होता है, दूसरा लघु केंद्रक जो छोटा होता है। गुरु केंद्रक पैरामीशियम के शरीर क्रियाओं को नियंत्रित करता है और लघु केंद्रक जनन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह चारों ओर से पेलिकल से घिरा होता है। इसकी सतह पर असंख्य सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया प्रचलन और भोजन ग्रहण करने में सहायता करती हैं। केंद्रक, इसमें कहता है पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, लघु केंद्रक, गुरु केंद्रक। लघु केंद्रक क्या होता है, शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जबकि गुरु केंद्रक जनन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। उसके बाद इसमें पाया क्या क्या है, संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। अभी आपको हमने बता दिया क्या होते हैं। खाद्य रिक्तिका क्या होते हैं, ये जंतु संपोषी होते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। अन्य रिक्तिकाएं कोशाद्र में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी राइबोसोम्स आदि पाए जाते हैं। पैरामीशियम पोषण कैसा होता है, भोजन को पकड़ना, अंतःग्रहण होता है। सर्वप्रथम भोजन का अंतःग्रहण होता है, फिर उसके बाद भोजन का क्या है, पाचन होता है। सर्वप्रथम भोजन का अमाशय से होता हुआ छोटी आंत में प्रवेश करता है, जहाँ भोजन का क्या होता है, पाचन हो जाता है। उसके बाद हमारा क्या है, बहिक्षेपण। ये रिक्तिका द्वारा उपापचय द्वारा भोजन को बाहर निकालता है। पैरामीशियम में श्वसन क्या होता है, कि विसरण द्वारा होता है। उत्सर्जन पैरामीशियम में अमोनिटेलिक होता है, क्योंकि इसमें अमोनिया का उत्सर्जन होता है। अब क्वेश्चन है पैरामीशियम में जनन का वर्णन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अनुकूल परिस्थितियों में होता है। विभाजन से पूर्व पैरामीशियम भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है। क्या करता है,
बंद कर देता है। लघु केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा 2 भागों में बंट जाता है। गुरु केंद्रक असूत्री विभाजन द्वारा 2 भागों में बंट जाता है। खांच विधि से कोशिका द्रव्य बंटवारा हो जाता है। क्या होता है? बंटवारा हो जाता है। उसके बाद प्रत्येक भाग में एक लघु केंद्रक तथा एक से अधिक गुरु केंद्रक हो जाते हैं। दोनों भागों में मुख्य खांच बन जाती है। दोनों भागों से एक एक संकुचन से रिक्तिका बन जाती है। इस प्रकार प्रत्येक पुत्री पैरामीशियम में 2-2 संकुचन से रिक्तिका से लघु और गुरु केंद्रक हो जाते हैं। ये स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगते हैं। संयुग्मन कंजुगेशन पर टिप्पणी लिखे बहुत आता है। निरंतर द्विखंडन द्वारा जनन होता है रहते से पैरामीशियम में विभाजन की क्षमता कम हो जाती है। क्या जनन करने से पैरामीशियम में विभाजन की क्षमता कम रहती है, इसलिए 2 पैरामीशियम परस्पर एक दूसरे से अधर तल द्वारा चिपक जाते हैं। क्या करते हैं? चिपक जाते हैं। गुरु केंद्रक लुप्त हो जाता है। लघु केंद्रक 2 सूत्री विभाजन द्वारा 4 केंद्रकों में बढ़ जाता है। इनमें से 3 लुप्त हो जाता है। शेष केंद्रक 2 समान भागों में विभाजित होकर लघु और प्रवासी गुरु केंद्रक बन जाता है। अमीबा की संरचना का सचित्र वर्णन करें, बहुत इंपॉर्टेंट। ये लगभग 0.25 से 0.6 मिलीमीटर व्यास का होता है। स्वच्छ जलीय प्रोटोजोआ जंतु है। कूटपाद बनने और बिगड़ने के कारण इसकी आकृति हमेशा बदलती रहती है। अमीबा का प्रचलन अंग कूटपाद होता है। अमीबा में संकुचन से रिक्त का जल का संतुलन का कार्य करती है। अमीबा बहुविभाजन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। कौन सी परिस्थितियों में होता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। उसके बाद अमीबा में क्या क्या पाया जाता है हमारा? अमीबा में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी कार्य, राइबोसोम साथ पाया जाता है। इसमें कहते हैं कोशिका में केंद्रक कला से घिरा हुआ गोल केंद्रक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा ग्रह कहते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं? ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अंतःप्रदपजलिका कोशिका पदार्थों में स्थानांतरण के सहायक करती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल देती है। गाल्जी का थैलीनुमा संरचना होती है, स्थावी होती है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण से केंद्र में सहायता करती है। संकुचन से रिक्तिका जल का संतुलन बना रखती हैं और भोजन रिक्तिका क्या करते हैं? पाचन में सहायता करती हैं। उसके बाद जल रिक्तिकाएं अनेक छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, इनका कार्य स्पष्ट नहीं है। अमीबा का उत्सर्जन, अमीबा के फलस्वरूप बने नाइट्रोजन युक्त वज्र पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। अमीबा एक अमोनियोटिक होता है जो मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन करता है। अमीबा में उपापचय क्रियाओं द्वारा यूरिया, अमोनिया आदि बनते हैं। ये पदार्थ पानी में घुली अवस्था में शरीर की सतह से विसरण द्वारा निकाल दिए जाते हैं। संकुचन से रिक्तिका भी पानी में घुले पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करती है। अमीबा का प्रचलन क्या था? कूटपाद होता है। ठीक, अमीबा में प्रचलन कैसे होता है? तो द्विखंडन द्वारा, विभाजन द्वारा। किससे? द्विखंडन द्वारा। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। अमीबा का शरीर मध्य भाग से अन्य भागों में टूट जाता है। इससे प्रत्येक भाग से एक नया केंद्रक बन जाता है। बीजाणु जनन क्या होता है कि अमीबा में इस प्रकार का प्रजनन वातावरण की विपरीत परिस्थितियों में होता है। संयुग्मन क्या होता है कि जब 2 अमीबा पास आकर कुछ समय के लिए मिल जाते हैं, इस स्थिति को संयुग्मन कहते हैं। पुनर्जनन क्या होता है? यदि अमीबा का कोई भाग कट जाए तो उसमें यदि केंद्रक उपस्थित हो तो नया अमीबा तैयार हो जाता है। इसी प्रकृति को मृत्यु नहीं होती है। स्केरिस की कोई 4 परजीवी अनुकूलन बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका शरीर पतला, लंबा, तुर्करूपी होता है। इसमें अनाक्षी श्वसन होता है। अभूतपूर्व जनन होती रखे। मादा स्केरिस अपने जीवन में 2 करोड़ अंडे देती है। मादा स्केरिस कहाँ पाया जाता है? स्केरिस मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला एक कोशिकी होता है। मादा और नर में अंतर लिखा है। यह 20 से 40 सेंटीमीटर लंबा होता है, या 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। पेनियल शुक्र नहीं पाया जाता है, नर स्केरिस में पाए जाते हैं। पेनियल शुक्र पर सीधा होता है, इसका मुड़ा हुआ होता है। इसमें कहता है गुदा अंकुर नहीं पाया जाते हैं, और नर अंकुर में गुदा अंकुर उपस्थित होता है। उसके बाद क्या आगे रखे हमारे पास में? स्केरिस में नर और मादा जननांगों का वर्णन करिएगा कि नर जाए। स्केरिस कहा तरह के तो इसमें का वृषण पाया जाता है। शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, पेनियल शुक्र। तो स्केरिस की 5 हेडिंग याद रखोगे क्या? वृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, पेनियल शुक्र। वृषण स्केरिस में केवल एक वृषण होता है, जो वृषण की एक लंबी महीन कुंडल नलिका जैसी संरचना होती है। शुक्रवाहिनी स्केरिस में एक शुक्रवाहिनी होती है, बाह्य संरचना के रूप में वृषण जैसी होती है। शुक्राशय का एक गोली, एक मोटी लंबी नलिका होती है, जिससे शुक्रवाहिनी खुलती है।
पेनियल सूख क्या होता है? स्केरिस में दो छोटी थैलियाँ पाई जाती हैं जो पेनियल कोश कहते हैं। पेनियल कोश में क्यूटिकल की कांटे बनी जैसी रचना होती है जिसे पेनियल सूख कहते हैं। मादा जनन का के अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय होता है। इसमें कहता है स्केरिस में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। पतली लंबे धागेनुमा कुंडलित नहीं होती। अंडवाहिनी, मादा स्केरिस में एक जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती है। सामान्य रूप से अंडाशय दिखाए जाते हैं। गर्भाशय क्या होता है? इनकी संख्या 2 होती है। लंबे मोटे सीधे होते हैं। निषेचन अंडों को संग्रहित करते हैं। ओके।